प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 15 नीलकंठ जो कि एक रेखा चित्र है, इसको पढ़ेंगे। इस रेखा चित्र को लिखने वाली हैं लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, तो वो अपने ज़्यादातर उनकी जो भी कथाएँ हैं, जो भी रेखा चित्र हैं, जो भी जीवनी या संस्मरण है, वो सब किस पर लिखी गई हैं? पशु पक्षियों पर ही अधिकतर हैं। तो ये भी एक नीलकंठ जिसमें मोर की कहानी है, उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अब रेखा चित्र क्या होता है? जिस प्रकार से विभिन्न रेखाओं के माध्यम से एक चित्र बनाया जाता है, जिसे स्केच भी कहते हैं, उसी प्रकार से जब कोई राइटर या लेखिका या लेखक अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा एक चित्र उकेर देता है, अपनी यानी शब्दों के माध्यम से ऐसे अपनी बात को कहता है, तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है मानो वो घटना जो है साक्षात उसके सामने हो रही हो, तो उसके सामने वैसा का वैसा चित्र बन जाता है। तो इसी को रेखा चित्र कहते हैं। तो आइए अब हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए इस रेखा चित्र नीलकंठ में नीलकंठ नाम का जो मोर है उसकी कहानी बताई गई है, जो वो क्या है, कौन है नीलकंठ। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो देखो, जब भी वो बाहर जाती थी लेखिका, तो एक ना एक पक्षी जरूर, पक्षी या पशु कोई भी ऐसा जानवर जरूर लेकर आती थी अपने साथ, क्योंकि उसे बहुत अधिक लगाव था इनसे। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है और एक मोरनी। आपाल ने मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब देखो, दुकानदार हर एक का यही काम होता है कि अपनी चीज़ बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो वो कहता ही है। तो ऐसे ही एक बड़े मियाँ थे जिनकी किसकी दुकान थी? चिड़िया वाले की दुकान, यानी चिड़िया वाले की दुकान थी, वो चिड़िया वाले थे, चिड़िया की दुकान थी वो, यानी पक्षियों की दुकान थी। तो वो जानते थे कि ये जो लेखिका है महादेवी जी हैं, ये पक्षियों को खरीदती हैं और थोड़ी सी बातों में ये खरीद लेती हैं, तो वो उनको भी ऐसे ही अपनी बातों में बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है, यानी वो एक बार शुरू होते हैं तो नहीं रुकते। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, यानी इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक पक्षियों के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। यानी इतना छोटा पिंजरा था, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी फ्रेम में जड़ा गया हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद कितने रुपये मांगे थे? 30 रुपये। कितने? 30 रुपये मांगे थे। 12 कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। यानी मैंने उसको बहुत कहा कि एक बार सोच लो, इसमें ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, अभी तो ये बच्चे ही हैं कि तू इनकी इतनी ज़्यादा कीमत मांग रहा है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप तो मुनासिब समझें, यानी कि उसको कह रहा है कि अब आप जो मुनासिब समझे वो दे दो, लेकिन मेरे तो ये इतने में आए हैं, है ना। दुकानदार हर कोई ऐसे ही कहता है कि मैं तो इतने में लेकर आया हूँ, बाकी आपको जो ठीक लगे वो दे दो। अस्तु ठीक है। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के नाम के देकर जब मैंने एक छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली में
जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया, यानी वो फड़फड़ाने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा भी संजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तितर हैं, मोर कहकर ठग लिया, यानी सारे कहने लगे, घर के जो भी सदस्य थे कि ये तितर है, ये तो तेरे को मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी, यानी मेरा इतना अधिक पशु पक्षी प्रेम देखकर लोग मुझे बहुत बार ठग भी लेते थे और बहुत बार मैं पहले भी ठगी गई थी, इसीलिए अब मुझे कोई ऐसा कहता था तो मैं चिढ़ जाती थी और यही मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब लगे होते हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, यानी मेरे घर वालों ने मुझे चिढ़ाया, इसीलिए मैं उनको विशेष रूप से उन पर ध्यान देने लगी। कौन कह रही है ये? लेखिका। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरों से निकलकर कमरे में मानो खो गए, यानी इतना बड़ा कमरा था तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसमें खो गए हो। कभी मेज पर, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, यानी वो कहाँ पे आकर रुक गए? रद्दी कागजों की जो टोकरी रखी हुई थी लेखिका के कमरे में, उसमें आकर वो बैठ गए। 4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी कागजों की जो टोकरी थी उसमें प्रकट होते रहते, यानी इधर उधर घूमते सारा दिन तो, और रात के समय में कहाँ पे आ जाते? रद्दी कागजों की जो टोकरी थी उसमें आ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, यानी जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि हमें किसी बात का खतरा नहीं है, तो वो चारों तरफ कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी सिर पर लेखिका के आकर बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजे मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा बिल्ली, मेरी बिल्ली, अब वो लेखिका के पास एक बिल्ली भी थी जिसका क्या नाम था? चित्रा, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। यानी क्या कह रही है लेखिका कि जो खिड़कियां थी उन पर तो जाली लगी हुई थी, लेकिन मुझे दरवाज़ा हमेशा बंद करना पड़ता था। अगर मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती तो जो मेरी बिल्ली है चित्रा, तो वो इनको खा जाती और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान लगा करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, यानी कि अब उसका अधिकार जो वो छीना जा रहा था। शायद उसका कारण क्या था कि लेखिका सभी अपने जो भी पशु पक्षी थे उनसे बहुत अधिक प्यार करती थी, तो अब उसके हिस्से का प्यार उन 2 पक्षियों को मिल रहा था, तो इसलिए उसका जो अधिकार था उस पर कोई अपना हक करे तो सभी को ऐसा लगता है ना कि ये क्यों रह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही वो चित्रा बिल्ली थी, तो वैसे तो वो चूहों पर भी हमला नहीं करती, लेकिन अगर पक्षियों ने जो उसकी अनाधिकार उसके अधिकार पर अपना हक जमाने की जो चेष्टा की थी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों में उसकी दृष्टि में एरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मारजारी के लिए असह्य कही जाएगी। क्या मतलब है कि उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे, किसके लिए? चित्रा बिल्ली के लिए, यानी कि चित्रा बिल्ली के लिए तो दरवाज़ा बंद हो जाए और ये दोनों ऐरे गहरे, अब किसको कह रही है ये ऐरे गहरे? कौन कह रही है? चित्रा बिल्ली की ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, यानी लेखिका की मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह चित्रा जैसी बिल्ली अभिमानी, यानी जो जिसमें पूरा अभिमान भरा हुआ है, ऐसी बिल्ली, मारजारी किसको कहते हैं? बिल्ली को। वो कैसे सहन कर सकती थी? यानी किसी को भी कोई भी अपना हक नहीं दे सकता, चाहे वो पशु या पक्षी ही क्यों न हो। तो लेखिका ने यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट किया है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ी खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। यहाँ पे यानी मेरे जो भी जीव जंतु हैं जिस बड़े जाली में रहते हैं, यानी उस जाली में कौन से जीव जंतु रहते थे? जो एक दूसरे को खाते नहीं, है ना, जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे जीव जंतु उस जाले में रहते थे। तो जब लेखिका को ऐसे लगने लगा कि मेरा सारा कमरा जो है वो चिड़ी खाना बन रहा है, तो उन्होंने कहाँ पे पहुँचा दिया उन दोनों चिड़ियों को?
मोर के बच्चों को बड़े घर में, चिड़िया जाली का जो बड़ा घर था उसमें पहुंचा दिया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब परिवार में कोई नववधु आती है, नई नवेली दुल्हन आती है, तो जो हाल घर के सदस्यों का होता है वही उन दोनों के आने पर, जो पहले से उस जाली में रह रहे पशु पक्षी थे, जो भी जीव जंतु थे, उनका भी वैसा ही हाल हुआ उनको देखकर। अब कैसे देखो किसने कैसे कैसे अपना इन सब चीज़ों का इजहार किया। देखो लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। यानी सभी जैसे नवेली दुल्हन को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई कैसे देखता है, कोई किस तरीके से, कोई खिड़की से देखता है, कोई छत पे चढ़ के देखता है। तो यही हाल उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का हो गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही कर्मशय और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे इल्ली से एक तितली रंग बिरंगी धीरे धीरे बढ़ती है तो कितनी सुंदर लगती है, वैसे ही वो बच्चों से जब मोर में तब्दील हुए, मोरनी में तब्दील हुए, तो उनकी यह शोभा देखते ही बनती थी। मोर के सिर की कलगी और संघन ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रीवा, अब कैसी होती है गर्दन उनकी, नीली और हरी, कि हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी थी। दक्षिणी में वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे थे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यानी पहले तो मोर के पूरे सौंदर्य के बारे में बताया कि जब वो बड़े हो गए तो किस प्रकार के दिखाई देते थे, और लेखिका को उनकी कौन कौन सी क्रियाएं अच्छी लगती थी। फिर उसके बारे में बताया कि उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भावभंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, ये जो भी सारी क्रियाएं हैं इससे वो मुग्ध हो जाती थी। और मोरनी का विकास कैसे हुआ? मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी कि मोर ज़्यादा सुंदर होता है, मोरनी थोड़ी कम होती है, लेकिन वो भी उसके साथ वो भी उसके जितना चमत्कारिक उसका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी और उसकी बिल्कुल मोर की उपयुक्त कि उसके काबिल सहचारिणी दिखाई देती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब नीलकंठ मोर का नाम था तो क्यों रखा गया? नीलाभ, नीले रंग की, ग्रीवा यानी गर्दन के कारण, नीली गर्दन होने के कारण, यानी नीली गर्दन इसकी उसका नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी उसकी छाया के समान हमेशा उसके साथ रहती थी, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यानी वो अब उनका संरक्षक था, उनकी रक्षा करने का जिम्मा उसने कब अपने ऊपर ले लिया? लेखिका कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सवेरे ही वह, अब क्या करता था वो? सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ता। यानी कोई गलती भी करता था, कोई शरारत करता था, तो अपनी तीखी चोंच उसको मारकर उसको तुरंत उस शैतानी को समाप्त करने का कहता। यानी वो किसी को
गलत काम भी नहीं कर, कोई भी गड़बड़ भी नहीं करने देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे अत्र क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता था, यानी इतनी तीखी चोंच से उनके कान में छेद भी हो जाते थे कभी कभी, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे, यानी वो कोई शरारत करते थे तो वो उनको अपनी चोंच से उनके कानों से पकड़ लेता था, लेकिन एक बार पकड़ने के बाद दोबारा वो ऐसी शरारत नहीं करते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जैसा कि वो कोई गड़बड़ करने पर बाकी जीव जंतु को दंड देता था, वैसा ही वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संगन पंखों में छुआ छुओल का खेल खेलते, छुपा छुपी का खेल खेलते, यानी वो उनसे प्यार भी बहुत करता था। वो मिट्टी में अपनी पंख फैलाकर बैठ जाता और वो सारे उसकी लंबी पूंछ और संगन पंखों में उस खेलने लगते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब सारे तो भाग गए, ये देखो चित्र में दिखाया भी गया है। इस सांप ने एक खरगोश को पकड़ रखा है, बाकी सारे जीव जंतु तो छुप गए, लेकिन एक खरगोश को सांप ने पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, यानी आधा तो उसने अंदर दबा रखा था और जो बाकी शेष बाहर था उससे वो इतना अधिक ची ची भी नहीं कर सकता था कि किसी को सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, यानी उसको पता था कि अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो इससे खरगोश भी घायल हो जाएगा, क्योंकि उसने खरगोश को पकड़ रखा है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा, यानी अभी उसे अपनी कोई भी सुध-बुध नहीं थी, वो बेहोश सा वहीं पर पड़ा रहा। उसने राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु उस अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी, यानी उसने खरगोश मोर की तो किसी प्रकार से मदद नहीं की नीलकंठ की, क्योंकि उसे पता था कि ये अपने आप संभाल लेगा सारा कुछ, लेकिन अपनी मंद केका से उसने कोई असामान्य घटना घट गई है इसकी सूचना चारों तरफ प्रसारित कर दी, चारों तरफ फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय जो भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन कौन सा है? मोर। तो क्यों चुना होगा? तो यह उसकी युद्ध कला देखकर और उसके स्वभाव को देखकर समझ में आता है। जो मयूर है वो कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर वह जब नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। और राधा नीलकंठ के समान तो नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह मुझे नहीं बताया, यह तो नहीं बताया जा सकता। अब नीलकंठ को पता लग गया कि लेखिका जो है उसे उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। अब कैसे पता लगा ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु आजकल एक दिन वह मेरी जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले के
से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई, यानी वो रोज लेखिका के आते ही नाचने लग जाता। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत होता था, यानी वो ऐसे समझते कि ये हमारा सम्मान करने के लिए नाच रहा है, और वो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। यानी कि इतनी तिखी चोंच होती है कि जिससे उसने शाम के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो लेखिका कहती है जब मैं अपनी हाथ पर चने रखकर खिलाती तो वो इतने आराम से खाता कि मेरे हाथ को बिल्कुल भी कोई भी ऐसी खरोंच तक नहीं आती थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी फलों वाले वृक्ष नहीं, उसे फूलों वाले वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते हैं, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता है, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता है। यानी कि बसंत के मौसम में वो जाली में ना रहकर बाहर निकलकर नाचना ज़्यादा पसंद करता था। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ, इसका हम आधा पढ़ चुके हैं। इसके आगे का भाग हम अगली भाग में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इस पाठ को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।